नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के मनोविज्ञान पर और आज हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून में स्थित बाल आयोग के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं निशांत इकबाल जी, जो कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, तमाम सारे मसलों को देखती हैं। तो आज विस्तार से जानते हैं कि बाल आयोग किस तरह से बच्चों को काउंसलिंग दे रहा है, इस पर बात करते हैं। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। निशांत जी, बाल आयोग में आप हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक के तौर पे और बहुत सारे मसले हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक मसले बच्चों में लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है, तनाव है, और कोविड के जो पूरे 2 साल बच्चों के घरों में गुजरे हैं वो भी बहुत तनावग्रस्त रहे हैं और वर्किंग माँ बाप होने की वजह से भी बच्चे तनाव में हैं। तो इन सबको क्या हम लोग नोटिस कर रहे हैं? क्या बाल आयोग इनको नोटिस कर रहा है? कैसे आप लोग काम करते हैं? मैं चाहती हूँ कि शुरुआत आप वहाँ से करें। जी बिल्कुल। बाल आयोग बच्चों के तनाव को लेके, खास करके कोविड के रिलेटेड तनाव के बारे में बिल्कुल उसने नोटिस लिया था और इसीलिए जैसे ही जब हमारी कोविड की वेव स्टार्ट हुई थी तो आयोग की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें कि खास करके कि बच्चों को किस तरह से रखना है, किस तरह से दवाइयां देनी है, किस तरह से उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स करना है और बच्चों को हमें कैसे प्रिपेयर करना है कि कोविड के बारे में उनको समझाया जा सके। इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस आयोग की तरफ से दी जा चुकी हैं। जी, तो क्या कोविड के वक्त पे भी आप लोगों ने कुछ काम किया है बच्चों के लिए? बिल्कुल काम किया है। आयोग चलता रहा है। आयोग ने बच्चों के बारे, क्योंकि ऐसा है कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में तो हमें हर हाल में सोचना है और उस टाइम पर सबसे ज्यादा सामंजस्य की जरूरत जो हमें पड़ रही थी वो मेडिकल फील्ड की तरफ से पड़ रही थी और स्कूल्स की तरफ से हो रही थी। तो इन लोगों का एक साथ हमें सामंजस्य करा पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्कूल्स को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे। अचानक से स्कूल्स बंद हो गए थे बिगिनिंग में, जब 2 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट हुए तो कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ पेरेंट्स परेशान हुए, कहीं पे स्कूल्स बच्चों को ऐड नहीं कर रहे थे, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही थी। हर कोई परेशान चल रहा था। तो उसके लिए हम निरंतर चलते रहे हैं और फिर उसके बाद क्योंकि कोविड महामारी एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो जिसके लिए हमें स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े रहने की जरूरत थी। तो आयोग ने उन दोनों के साथ प्रॉपर अपना तालमेल बना के रखा और सबको दिशा निर्देश और पालन कराने पे हम उस पर काम करते हैं। की जो किट बांटे गए थे वो भी बच्चों के लिए भी आए थे किट, तो उस पर भी आपका फोकस रहा कि वो किट पहुंचे कि नहीं पहुंचे बच्चों तक? जी, आयोग का काम जो हमारा बेसिकली मॉनिटरिंग का है, तो उस चीज के बारे में हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहे हैं। जी जी। निशांत जी, थोड़ा बताएं कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं। जैसे आप काउंसलिंग कर रही हैं, आपके पास क्या क्या काम आते हैं? क्या डेली के केसेज आपके पास आते हैं या स्वतः संज्ञान भी आप लोग लेते हैं? क्या है आपका तरीका काम करने का? जी, आयोग में हमारा जो है, हम स्वतः संज्ञान लेते हैं और हमारे पास लोग पर्सनली कंप्लेंट्स करने के लिए भी आते हैं और हमारे पास जितने भी स्कूल्स हो गए या किसी भी तरह की शिकायतें हमारे पास जितनी भी आती हैं वो स्कूल से रिलेटेड आती हैं। वो हमारे पास पॉक्सो रिलेटेड यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड आती हैं। वो हमारे पास चाइल्ड लेबर से संबंधित आती हैं और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की आती हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह का केस होता है, जे से संबंधित आती हैं। तो उन सारे केसेस पर आयोग काम करता है और क्योंकि ये बाल आयोग है तो हमें बच्चों के मनोविज्ञान को समझना और बच्चा जो बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस कारण पे पहुंचने के लिए मेरे लिए, मैं बीइंग अ मनोवैज्ञानिक, मुझे बच्चों के साथ उनके जो बड़े हैं, पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ बात करना, एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए मेरी नीड पड़ती रहती है। जी जी। आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से लर्निंग डिसेबिलिटी में बीएड भी किया है। ये हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है विश्वविद्यालय के लिए कि हमारे वहाँ से कोर्स करने के बाद आप इतने अच्छे मुकाम पे आप सेवाएं दे रही हैं अपनी। तो उस कोर्स का क्या आपको फायदा लगता है इस सेक्टर के लिए? जी, उस कोर्स का फायदा बिल्कुल है, क्योंकि ज्ञान हम जितना भी अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान को हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वहां से भी मुझे सीखने को ये बात तो मिली
कि जो हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे हैं, वो मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी में किया, लेकिन और भी फील्ड्स में बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, तो उन बच्चों को किन किन चीजों की नीड पड़ सकती है, उनके बारे में किस तरह से सोचा जा सकता है, वो समझने में मुझे बहुत फायदा मिला है। और उन बच्चों के लिए हम आगे क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं प्लान्स बनाने के लिए, उस कोर्स से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। जी ईशान जी, स्कूलों में अभी मैंडेटरी कर दिया है कि काउंसलर हर स्कूल अपने वहाँ एक एक रखेगा, तो क्या आप लोग इसका मॉनिटर जैसे कर रहे हैं कि यहाँ के देहरादून के या पूरे उत्तराखंड राज्य के स्कूलों ने इस कवायद को पूरा किया है कि नहीं किया है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो कंपल्शन किया गया था कि स्कूल्स में एक काउंसलर और एक स्पेशल एजुकेटर रखा जाएगा, उसके लिए आयोग की तरफ से ही इनिशिएटिव लिया गया था। शिक्षा विभाग को और डीजी शिक्षा को ये इस चीज के लिए पत्र आयोग की तरफ से ही गया था। उसके बाद ही ये चीज लागू की गई है और अब हम उसका कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं जब भी हम रेगुलर निरीक्षण कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग से इसकी हम रिपोर्ट वगैरह ले रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप क्यों जरूरी समझते हैं स्कूल में काउंसलिंग? क्या स्कूल की काउंसलिंग उसका शिक्षक ही नहीं कर सकता? क्या कहना है आपका इसमें? बिल्कुल, काउंसलर हर इंसान है, हर कोई काउंसलिंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल काउंसलर की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में एक नॉन प्रोफेशनल जब काउंसलिंग करता है तो वो नहीं सोच पाता है और वो निष्पक्ष नहीं सोच पाता है। कि जैसे अगर किसी की बड़ी बहन है या टीचर है, वो एक साइड होकर ही सोच पाते हैं। एक काउंसलर वो हर एंगल से चीजों को सोचता है और हर फैक्टर्स को नोटिस करके, गौर करके उन पर काम कराने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक प्रोफेशनल काउंसलर की नीड स्कूल्स में है। और टीचर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टीचर्स से ज्यादा बच्चों को अच्छा कोई नहीं जानता है, बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार बच्चे किसी टीचर से परेशान हैं या कई बार बच्चे आपस में क्लास से परेशान है, लेकिन टीचर उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि स्कूल टीचर्स को भी क्या इस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत है? अगर हम इतने सारे एजुकेटर नहीं रख पा रहे हैं तो टीचर्स को भी एटलीस्ट ट्रेनिंग दी जाए कि अगर आपके क्लास का बच्चा कोई उदास बैठा है तो वो क्यों बैठा है, आप लोग उस पर ध्यान दें। तो जैसे हमने देखा कि वो जो फिल्म थी तारे जमीन पर, उसमें किस तरह से दिखाया गया है, तो क्या इस तरह का माहौल स्कूलों में बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हुई है कि टीचर्स को भी सेंसिटाइज किया जाए इन इश्यूज पर? जी बिल्कुल, टीचर्स की ट्रेनिंग ये बहुत ही अच्छी बात है और इस चीज के बारे में भी हमने बिल्कुल आगे बात की है और रखी है। क्योंकि टीचर्स वैसे तो बेसिकली जो टीचर्स जब बीएड करते हैं तो बीएड में उन्हें इस चीज के लिए ट्रेनिंग मिलती है कि बच्चों के मनोविज्ञान को वो समझ सकें। तो और इस चीज को हम भी चाहते हैं कि टीचर्स इस चीज के लिए वेल ट्रेंड हो और वो समझ सकें कि बच्चों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपने बहुत सही बात कही, तारे जमीन पर एक फिल्म थी जिसमें ये दिखाया गया था कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो एक प्रॉब्लम थी जिसमें जिसने बहुत क्लियरली ये चीज दिखाई कि बच्चे की मानसिक मंदता नहीं है, वो परेशानियां इसलिए खड़ी करता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे की मानसिकता को दर्शाने में वो बिल्कुल कामयाब हुए थे। उसके लिए मैं हमेशा से इस बात को फेवर करती आई हूँ कि टीचर्स को अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन को लेकर ट्रेनिंग जरूर दिए जाने चाहिए, खास करके प्राइमरी के स्टूडेंट्स को, प्राइमरी के टीचर्स को जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम्स का पता चल सकेगा उतनी जल्दी उसका निवारण हो पाएगा। इनफैक्ट अगर बच्चा एक एज क्रॉस कर जाता है, 6 या 7th क्लास में पहुंच जाता है, वो एडोलेसेंट के स्टेज पर आ जाता है। एक एडोलेसेंट में आए हुए बच्चे में कई तरह की बिहेवियर की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिन परेशानियों को के साथ साथ वो जो प्रॉब्लम्स उसको पहले से चल रही थी वो बढ़ने लगती हैं, कम नहीं हो पाती हैं। तो इट इज बेटर कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम किया जा सके, जिसके लिए टीचर्स का ट्रेन किया जाना बहुत जरूरी है। ये हम भी चाहते हैं, टीचरों को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें। जी, ये तो जनपद स्तर पे तमाम सारी वर्कशॉप लगा के जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे भी नए रूल्स आ गए हैं कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनमें आप डिसेबल बच्चों को एडमिशन देंगे ही देंगे, पहले से नहीं देते थे, तो क्या इस पर आप लोगों ने कुछ काम किया है कि स्कूल एडमिशन दे रहे हैं? जी, इसको हम इंक्लूसिव स्कूलिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और डिसेबिलिटी के साथ वाले बच्चों को हम साथ में पढ़ाने की बात करते हैं,
जिससे कि हमारे नॉर्मल बच्चों में भी संवेदनशीलता आए डिसेबल्ड बच्चों के प्रति। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर एक डिसेबल्ड बच्चा, डिसेबिलिटी की भी कैटेगरी होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो अगर एक माइल्ड डिसेबल्ड बच्चे को आप मॉडरेट डिसेबल्ड बच्चे के साथ रखेंगे तो वो उसकी डिसेबिलिटीज के बारे में ज्यादा सीखेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ रहे और वो उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखता जाए, क्योंकि बच्चे जितना पीयर्स से सीखते हैं उतना बड़ों से कम सीखते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात आप बताइए निशान जी। और 2 साल से आप अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही हैं, थोड़ा अपने कुछ अनुभव साझा करें कि किस तरह के केस आपके पास आए हैं लगातार, किस तरह के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। मैं पिछले 2 साल से मैं बाल आयोग में हूँ और इन 2 सालों में सबसे ज्यादा केसेस तो कोविड से रिलेटेड ही आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स परेशान स्कूल्स और स्कूलिंग और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर रहे हैं। दूसरा, इस बीच हमने ये देखा कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत बढ़े हैं, क्योंकि बच्चों की और पेरेंट्स की दोनों के टाइम टेबल में बहुत चेंज आ गया था। पेरेंट्स फुल टाइम घर पे रह रहे थे, बच्चे भी फुल टाइम घर पे रह रहे थे। और कुछ बच्चों के लिए और कुछ पेरेंट्स के लिए तो अच्छा रहा कि उनके बीच कम्युनिकेशन बढ़ी, बट कुछ घरों में जहां पर थोड़ा अब्यूजिव एटमॉस्फेयर था, वहां बच्चों के अंदर डर और भय का वो भी देखा गया है। और इनफैक्ट बच्चों में भी अब वो एग्रेशन आ गया है, बहुत सारे बच्चों में एग्रेशन आया। दूसरा, अभी ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में बच्चों के हाथ में मोबाइल हमने दिए, मोबाइल एंड लैपटॉप दिए, जिसकी वजह से मोबाइल एडिक्शन भी बच्चों में देखा गया है, जो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब उन फील्ड्स की तरफ जो, क्योंकि अब हर चीज का एक जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट होता है, अब उन साइड इफेक्ट्स पर काम करना हमें पड़ेगा। जी, तो जैसे मोबाइल उनके हाथ में है और किसी भी तरह के ऐड कभी भी मोबाइल में आ जाते हैं, बिल्कुल आते तो हैं। क्या उनको लेकर कि कुछ रोकथाम लगे, जो फोन चैनल्स हैं, इस तरह की चीजों पर भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक तो जो है साइबर सेल हमारा बहुत एक्टिव हुआ है हमारे स्टेट में। तो वो भी घड़ी घड़ी जागरूकता के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं, उन्हीं के हाथ में है, तो उनके ग्रिप में ये चीजें जल्दी आएंगी। और इस बीच जैसे साइबर ठगियां वगैरह भी बढ़ी हैं, तो कई बार कुछ केसेस में जैसे अब हम रेडियो वगैरह पे भी सुनते रहते हैं कि किस तरह से साइबर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बच्चे भी अपने पेरेंट्स को कई बार परेशान किया, इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं। तो इसलिए उस जागरूकता के बारे में अब काम किया जाना है। तो कोविड के अलावा और किस तरह के केस आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास जनरली आते हैं केसेस, जैसे बच्चे पॉक्सो पीड़ित हो गए, वो बच्चों के केसेस आते हैं। उसमें केवल गर्ल्स होती होंगी? नहीं, पॉक्सो पीड़ित में गर्ल्स नहीं होती हैं, बॉयज भी होते हैं। ऐसा हम मानना होता है कि गर्ल्स ज्यादा पीड़ित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयज भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉयज संपर्क में ज्यादा लोगों के आते हैं, तो उनके पॉक्सो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के पीड़ित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किस तरह के केस आपके पास आए हैं और क्या है उसमें रोगी, क्या बढ़ रहे हैं वो मामले? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। इस बीच हमने अखबारों में भी बहुत देखा है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और इसमें एक्चुअली जरूरत थोड़ी जन जागरूकता की ज्यादा है, बिकॉज दुर्घटना होने के बाद हम सिर्फ उस पर केस फाइल कर सकते हैं और वो एक्शंस लिए जा सकते हैं, बट दुर्घटना होने के बाद जो बच्चे का मानसिकता होती है, हम उसको समझाने या काउंसलिंग करने से वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, बिकॉज जो हम जैसा कहते हैं कि जो पॉक्सो की पीड़ा है, सेक्सुअल अब्यूज की एक पीड़ा है, वो किसी वॉर विक्टिम से कम नहीं होती है। और अगर हम उसे आज की डेट में काउंसल करके ठीक कर भी देते हैं, तो वो बहुत आगे चल के फ्यूचर में पीटीएसडी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम ये जन जागरूकता इस चीज के लिए जरूरत है कि बच्चों को हम इतना अवेयर करें कि जैसे अपने गुड टच बैड टच के बारे में, या फिर सेक्स एजुकेशन देकर, कि वो भी उस चीज से बच सकें, और बाकी जो बड़े बच्चों को अब्यूज करते हैं
उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। जी जी। तो ऐसे केस आपके पास आते हैं तो आप तो उन्हें मनोवैज्ञानिक सलाह ही देते होंगे। अगर छोटा बच्चा है, जैसे 5-5, 6-6 साल के बच्चों के साथ भी ये सब हो रहा है, जी। तो क्या इतनी कम एज के बच्चे भी आपके पास आए हैं? जी, बहुत छोटे बच्चे जो हैं, कई बार वो तो उस समय ये समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, उन्हें सिर्फ बुरा लगता है कि ये हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। वो एग्जैक्टली ये समझ नहीं पाते। जब वही बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, और वो चीजें उसके दिमाग में इस कदर बैठ जाती हैं कि कल को उसकी भी उस फील्ड की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और नहीं तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करना शुरू कर देता है उस वक्त। जी। इसके अलावा और किस तरह के कुछ केस, अपने कुछ अनुभव आप बताना चाहें कि क्या इस फील्ड में और हो रहा है, क्या और बेहतर करने की जरूरत है, क्या स्टेप्स आप फ्यूचर में लेने वाले हैं? बेहतर करने की जरूरत तो जी मैम सबसे ज्यादा ये है कि हमें अवेयरनेस करने की जरूरत है, बच्चों के अधिकारों के बारे में भी, और बच्चों को भी उनके अपने अधिकारों के बारे में, सही और गलत के बारे में। थोड़ा पेरेंट्स को आज की डेट में हम ये सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा पेरेंट्स को भी अटेंटिव होने की जरूरत है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, हम जानते हैं, लेकिन हमें भी टाइम टू टाइम उस पर एक चेक रखना जरूरी है कि कहीं वो गलत दिशा में नहीं जा रहा है। और हमें बच्चों को समझाने की, समय के साथ उनके साथ फ्रेंडली होने की जरूरत है। अब फ्रेंडली होने का मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार पेरेंट्स हमारे सामने आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो बच्चों के फ्रेंड्स बन गए हैं, लेकिन हमारे साथ ओपन नहीं होते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करिए, फ्रेंड मत बनिए। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए जिससे कि बच्चा आपके सामने बात करने से हिचकिचाए नहीं। फ्रेंड आप कह रहे हैं, आप बन रहे हैं, फ्रेंड अपना बच्चा अपना फ्रेंड खुद चुनता है। तो इससे आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम फ्रेंड हो रहे हैं और बच्चे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर आप दोनों के बीच तनाव का माहौल बनता है। तो उसके साथ आप फ्रेंडली होएं, तभी वो आपके साथ खुलकर सामने बात रहे। इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हमारे वहाँ अभी शारीरिक स्वास्थ्य पे तो ज्यादा ध्यान, मतलब फोकस बहुत ज्यादा है नहीं, हालांकि हम अपने बच्चों पे तो बहुत हेल्थ पे ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे उतना सोचते नहीं हम लोग कि क्या मानसिक भी कोई दिक्कत हो रही है बच्चे को। तो क्या इस स्तर पे बहुत काम करने की जरूरत है पेरेंट्स को? जी बिल्कुल जरूरत है। हम, मुझे तो लगता है एज अ सोसाइटी इस चीज पर काम करने की जरूरत है कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को जनरली, हम आज की डेट में भी इतना स्टिग्मा है कि हम यही सोचते हैं कि काउंसलर्स के पास हम तब जाते हैं जब हम पागल हो गए हैं, और अगर हम जा रहे हैं तो छुप कर आएंगे या हम बताएंगे नहीं। तो सबसे ज्यादा एज अ सोसाइटी हमें इस चीज की जरूरत है, जो जिसको हम कहेंगे ना हायरार्कियल फॉल में, अगर चीजें शुरू से सही रहेंगी तो बच्चों तक वो अपने आप ही ठीक होकर ही आएंगी, रिफाइन होकर आएंगी। जी। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई निशान जी, और इतने अच्छे जिम्मेदार पद पे आप बैठी हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आप कर रही होंगी। जैसे कई बार छोटे बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चों को भी आप लोग रेस्क्यू करते होंगे, या फिर जो नशा बेच रही हैं छोटी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनको भी कभी आप लोगों ने काउंसलिंग दी कि आप ये काम छोड़ दें, पढ़ाई करें? क्योंकि उनका तो माहौल ऐसा है कि उन्होंने अभी आपने उनको छुड़वाना है, कल फिर वो वही काम करते हुए दिखेंगे। तो क्या उनको भी कभी आप लोगों ने काउंसलिंग दी है? जी, उन बच्चों से भी मेरी बात हुई है, उनसे भी काउंसलिंग हुई है, नशे से रिलेटेड बच्चों में और भीख में। तो उन बच्चों की परिस्थितियां इतनी विषम, इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियां होती हैं, फैमिली में अर्निंग मेंबर की किल्लत होती है, वो जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो उसके लिए वो कोई भी काम उनके लिए सही या गलत नहीं होता। उनके लिए वो चीज काम होती है जो पैसे की अर्निंग देती है। हम एक बच्चे से कुछ समय पहले मिले थे जिन्होंने हमें ये बताया कि एक पुड़िया बेचने के उन्हें सिर्फ 20 रुपीज मिलते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय था, सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ हमें। लेकिन हमें उसके लिए सरकार की तरफ से हेल्प ये चाहिए कि उन बच्चों का रिहैबिलिटेशन सही प्रकार से किया जा सके, और उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली हैं, उनको कुछ इस तरह से आर्थिक सपोर्ट हो कि वो बच्चों को काम में इन्वॉल्व किया ना जाए। वो स्कूल भेजें जी, क्योंकि स्कूल को अफोर्ड करने के लिए और उस चीज के लिए भी जो एक्सपेंडिचर चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
तो उसके लिए हम भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से हेल्प आए। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो उसमें किताबें भी हैं, ड्रेस भी मिलती है, खाना भी मिल रहा है, बशर्ते ये है कि आप उनको स्कूल में टिकाए रखें। जी बिल्कुल। अब गर्ल्स होती हैं तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी होती है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। फिर उनको एक बड़ा मकसद उनका ये होता है कि हमें पढ़ के करना क्या है, काम तो हमारा यही है, एट द एंड शादी करनी है। मतलब बच्चों को ये लगता है कि शादी इज मोर इम्पोर्टेंट उस तरह के माहौल में रहकर, rather than studying, कि स्टडी करके हमने क्या मिलना है, करना तो हमें यही है। तो उस चीज के लिए हमें रिसोर्स टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज पर अगर आगे हमारे को सहयोग मिलता है तो हम भी उस चीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी तमाम हल्द्वानी के लिसनर्स को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आप ओपन यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स भी किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में, वहाँ पर जो आपने जो कोर्स किया उसके बारे में, कि वो कितना प्रेरणादायी है? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स, उन्होंने हमें बहुत ही आसानी से करवाई है, उन्हें हमें कोई परेशानी नहीं हुई, काफ़ी सपोर्ट मिला हमें, खास करके डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल, डॉक्टर कल्पना लखेड़ा की तरफ से। उन्होंने हमें बहुत जिसको हम कहेंगे कि सुविधाओं में उन्होंने हमें कमी नहीं छोड़ी, और काफ़ी हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने हमें बीएड इन स्पेशल बीएड इन लर्निंग डिसेबिलिटी कराया, और साथ साथ हम वाइस चांसलर जी के को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, जिन्होंने इसी साल से एमएड इन स्पेशल एजुकेशन भी स्टार्ट किया है। जो उन्होंने बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इस बारे में सोचा कि इस फील्ड में आगे बढ़ने वालों के लिए सुविधाजनक तरीके से मास्टर्स कराया जा सके इन एजुकेशन। तो मैं उनको भी थैंक यू कहना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जो जिसके लिए हम इन सबको धन्यवाद करना चाहेंगे, और मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहूंगी जिनके मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग हमें पूरे समय में मिला, और स्पेशली जो मैंने ये कोर्स किया ये पूरा कोविड काल में था, जो बहुत डिफिकल्ट था हर किसी के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ट्रांसफॉर्म करना। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशान जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अंत तक, इस बातचीत को अंत तक सुनने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम जैसा बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।